स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। कूलाम का नियम हमने पढ़ चुके थे। क्या था, अगर दो आवेश हैं, क्या है, और Q1 Q2 दो आवेश हैं और दोनों के आसपास क्या हो, उनके बीच की दूरी जो मान लेते ही R मानी थी, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल था वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को आपने किया था कंबाइन, तो 1/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया था। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद F बराबर आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया था। और ये होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात में विद्युतशीलता। ठीक है, क्या था ये, निर्वात में विद्युतशीलता, इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब क्या है, अगर आपने इसके बीच में कोई मीडियम रख दिया तो क्या हो जाएगा, इसके जगह उस पदार्थ की या उस माध्यम की क्या आ जाएगी, विद्युतशीलता आ जानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कई बार पूछी गई है। किसकी, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कई बार पूछा गया है। ठीक है, एक पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, दोनों देखेंगे अभी। ठीक है, अभी देखते हैं, मार्कर कहाँ है दूसरा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, आपको बता दिया था। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या बताया था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया था। देखो F बराबर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो और F को इसके नीचे भेजो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। ठीक है, ये भाई ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो ये वाला तो कांस्टेंट हो गया, तो इसका मात्रक होता नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, Q1 Q2 यानी कि कूलाम, और दूसरे का क्या होगा, कूलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, आगे भी तो करोगे, कुलाम कुलाम हो गया ना, तो कुलाम स्क्वायर हो गया अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे बोर्ड में। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नोट करो स्पीड से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था तो के बराबर मैंने बताया था 9 × 10⁹ और इसकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई थी ये निकाल के दी थी उन्होंने। ठीक है, अब इन दो को पकड़ लो, पकड़ लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 9 × 10⁹। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से क्या निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो। एप्सिलॉन नॉट इधर, इसे भेजो नीचे, तो ये हो गया 4 × 3.14। किसकी वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी। और ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। ये आ जाएगा, जब सोल्व करके लेके आओगे 8.85 × 10⁻12 आ जाएगा। ठीक है, क्या मात्रा क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ गई। नोट करो। अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे, देखो कोई आवेश है, ठीक है, कोई भी आवेश प्लस या माइनस, हमें पता है कि उसमें अन्य आवेश के कारण या तो उसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। एक जैसे आवेश होंगे यानी कि लाइक चार्ज होंगे, जैसे प्लस प्लस हो गए या माइनस माइनस हो गए, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, प्यार करेंगे, भागेंगे एक दूसरे से, झगड़ा करेंगे। ठीक है ना, और माइनस और प्लस होंगे या प्लस माइनस होंगे, इस टाइप के क्या करेंगे, प्यार होगा, एक दूसरे के तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया। तो आवेश के यानी कि आवेश के दो, अगर आवेश रखा है उसके दूसरा कोई आवेश आ रहा है तो उसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हमने क्या किया, एक आवेश लेके आए, ठीक है, इसके पास में क्या लेके आ रहे हो, दूसरा कोई आवेश लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये इस पे बल लगाएगा या इन पे क्या होगा, आकर्षण होगा, एक दूसरे को खींचेंगे। तो ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि देखो क्या है, क्योंकि टच में एक दूसरे से नहीं है, संपर्क में तो नहीं है, तो ये असंपर्क बल का उदाहरण है। ठीक है, तो अगर इसके चारों तरफ क्या हो जाए, एक कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र जरूर है जो इसको खींच रहा है, जो इसको खींच रहा है।
तो यानी कि कोई ना कोई क्षेत्र, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को कहेंगे विद्युत क्षेत्र। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। नोट करो, ठीक है। तो समझ में आया क्या था, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये प्लस था, माइनस आ रहा है, या कहेंगे, देखते हैं क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शुरू कर रखा गया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो हमें पता है बल तो लगता है, बल तो लगता है, किस पे लग रहा है उसे छोटा सा कर दो, समझ में आ रहा है। देखो बल तो लगेगा, ठीक है, और दो आवेशों के कूलाम भाई साहब ने क्या कहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि दो आवेशों के मध्य लगना है। तो एक काम करो, एक आवेश ले लो, कोई भी Q ले लो, प्लस की जरूरी थोड़ी है, Q ले लो कोई भी, तो उसपे ना दूसरे बल कितना बल लगाएगा, ये वाला आवेश किसी दूसरे बल पे कितना, आवेश पे कितना बल लगाएगा। मान लिया एक छोटा सा आवेश लिया है, कोई बहुत छोटा, यानी कि उसे एकांक बोल देंगे, यूनिट चार्ज बोल देंगे, या टेस्ट चार्ज बोल देंगे। हाँ जी, छोटा आवेश कह दो, एकांक आवेश कह दो, टेस्ट चार्ज कह दो, या फिर क्या कह दो, छोटा, बहुत छोटा आवेश लेके आ गए आप, और इस पे क्या करा, आप इसे कह रहे हो लगा बल, इस आवेश को क्या कह रहे हो, लगा बल मेरे ऊपर। हम तुम्हारी क्षमता देखना चाहते हैं, क्षमता देखना चाहते हैं, मतलब आपकी तीव्रता कितनी है, आप कितने तेज हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आवेश क्या कह रहा है, भैया मेरे ऊपर बल लगा रहा है, लगा के तो दिखा, तेरे अंदर कितनी पावर है, एक तरीके कितनी शक्ति है तेरे अंदर, शक्ति अलग टर्म दूसरी हो जाती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आप डिफाइन करेंगे, एकांक आवेश पर, इसे क्या क्या कहेंगे, एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, किसी अन्य आवेश द्वारा, किसी अन्य आवेश द्वारा एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। मान लिया इस पे इसने कितना बल लगाया, F बल लगाया, ठीक है। अब इसको माना है आपने Q नॉट, इसे क्या माना है, Q0 या Q नॉट माना है। तो ये क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र बराबर है एकांक आवेश, एकांक आवेश मतलब वो छोटा, ठीक है ना, एकांक या टेस्ट चार्ज पे लगने वाला कितना बल लगाया आपने, ये लगाया जी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, E बराबर हो गया F अपॉन Q, F अपॉन Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, वो भी एक सदिश राशि है। जैसे बल था, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, सदिश राशि है। तो पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, किस प्रकार की राशि, सदिश है, अदिश है, दोनों है, कोई नहीं, ठीक है। तो कैसी राशि है, अदिश के सदिश, सदिश। वो एक बात और है, देखो बल जो होता है ये भी एक सदिश राशि है, पर ये जो आवेश है ना, ये आवेश, ये एक अदिश राशि है, याद रखना इस बात का। वो क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो हमने क्या देखा, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, ठीक है। इसे चलो यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दो आवेश मान लिए जो कि क्या क्या है, एक तो Q है और एक Q नॉट है, ठीक है। तो इसके कारण इस एकांक आवेश पर लगने वाला बल हमें चाहिए। तो क्या करना है, अभी पढ़ा था, E बराबर होता है 1/4 पाई F बराबर क्या होता है, दोनों के मध्य कितना बल लग रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, क्योंकि अब की बार आपने Q1 Q2 आवेश ने लिए, Q नॉट आवेश लिए, तो अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर, अभी E बराबर आपने क्या पढ़ा था, E बराबर होता है F अपॉन Q, E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, किस पे लग रहा है उसका आवेश तो आपको हटाना पड़ेगा ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q नॉट यहीं पे रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो Q नॉट बराबर ये होगा Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, Q नॉट से Q नॉट उठ गया, तो यहाँ से E बराबर आ गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ये एक सदिश राशि है,
क्यों? क्योंकि एफ भी सदिश है, ई भी सदिश है और क्यू नॉट एक अदिश राशि है, पर ये ई बी और एफ बी दोनों सदिश राशि हैं, तो इसे सदिश राशि में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ई के ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप क्या है? ये एकांक सदिश है, ये इसका काम ही दिशा दिखाने का है। ठीक है, हालांकि आगे चल के आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो इसे ये भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। ये भी ठीक माना जाएगा, ये भी ठीक है, और अगर इसमें सिर्फ अदिश रूप में लिखना है तो ये भी ठीक है, पर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम में हम उसे अदिश लेके चलते हैं। क्यों? ये वाला हम यूज करते नहीं है जल्दी से, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट अभी कम पड़ रही है, पर मेन तो दिशा के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और आर कैप बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, नोट करो। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता है क्या है समझो पहले। ठीक है, अगर देखो दो आवेश हैं, एक क्यू है और उतना ही यो प्लस क्यू है, उतना ही नेगेटिव क्यू है, उतना ही क्या है, नेगेटिव क्यू है, और इन्हें बहुत मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया, कम से कम दूरी पे रखा गया, तो इसे क्या कहेंगे, जो बन के तैयार हुआ है। ठीक है ना, तो इसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि अब समझो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जिसमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक अल्पतम दूरी पर रखे जाएंगे। ठीक है, उस सिस्टम को क्या कहेंगे, उस सिस्टम को कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं निकाय। ठीक है, तो एक ऐसा निकाय जिस पर दो समान किंतु विपरीत प्रकार के, समान मतलब आवेश का जो मात्रा है ना वो समान होनी चाहिए, पर विपरीत प्रकार के मतलब उनका आवेश जो है ना धनात्मक और ऋणात्मक होने चाहिए। क्या करेंगे, अल्पतम दूरी पे यानी कि मिनिमम डिस्टेंस पे रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। नोट करो कर भाई। विद्युत द्विध्रुव क्या बताया, एक ऐसा निकाय जिसमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर रखे जाएंगे, तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आप विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, और इसका जो आघूर्ण होगा, देखो अब कैसे करेंगे, इसकी डायरेक्शन एक तो सदिश राशि है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है, ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ जाएगा। ठीक है, क्या पूछ लेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है क्या अदिश राशि है, तो एमसीक्यू का एक नंबर बन गया वहां से। तो अब क्या पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। ठीक है, देखो इनमें से एक आवेश, जब एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे और उनके बीच की दूरी मान लेते हैं 12 है, उसके बीच की दूरी कम से कम है, मिनिमम है, तो हमने 12 ही क्यों लिया, वो आगे चल के पता चलेगा। ठीक है ना, जिससे हम इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे ना, इसके सेंटर से निकाल पाएंगे, इस वजह से हमने इसके 12 लिया। एक तरफ का एल हो जाएगा, दूसरी तरफ का भी एल हो जाएगा, जिससे हमें भविष्य में चल के कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इस वजह से हम इसको 12 ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसका एक धनात्मक आवेश, इसका एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, क्या फिर से सुनो, इनके बीच के आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया, फिर सुनो, एक आवेश और उनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, का दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है, दिशा किधर से होगी, माइनस आवेश से प्लस क्यू के आवेश की ओर होती है इसकी दिशा, यानी कि इसकी जो दिशा होगी वो इधर से इधर की तरफ होगी, क्योंकि एक सदिश राशि है। लेकिन स्टार्ट करो फिर। अब क्या पढ़ना है, अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, अक्षय मतलब उसी के अक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर रखे होते हों, उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
क्या है, और इसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से कर रहे हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P, अगर उसमें से कोई एक आवेश ले लो और उनके बीच की जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपका एक ये आवेश था और इसके बीच की दूरी आपने 2L ली होगी, तो ये अगर एक प्लस Q है एक माइनस Q है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है, इसकी दिशा किससे साइड, किस साइड बताई थी मैंने, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो क्या करना है, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करना है, ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लिया दो आवेश हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसको मान लेते हैं माइनस Q और इसको मान लेते हैं प्लस Q। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं P यहाँ पे, जहां आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसके बीच की दूरी, यहाँ से इसके बीच की दूरी मान लेता हूं मैं 2L है, O फॉर ओरिजिन है, यानी कि इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मध्य बिंदु से इस बिंदु तक के बीच की दूरी है, उसको मान लेता हूं मैं x। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, वो P है ही। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि B और P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये टोटल L है, और टोटल कितना है, ये टोटल x है, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारी L है। अगर मैं x में से ये घटा दूं, टोटल में से ये वाली घटा दूं, तो कितनी बच जाएगी, ये वाली बच जाएगी, यानी कि x माइनस L। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक, यानी कि आपकी जो क्या हो जाए, यहाँ तक समझ में आ गया। A से P तक के बीच की दूरी, देखो यहाँ तो x है और ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये L है, तो यानी कि x प्लस L हो जाएगी, x प्लस L हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, यानी कि A और P के बीच की दूरी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो ये प्लस Q है, देखो ये प्लस Q है, तो ये इसके कारण विद्युत बल रेखा है। दो, एक कंसेप्ट है विद्युत बल रेखा है। ठीक है, विद्युत बल रेखा में क्या होता है, जो प्लस होगा उससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और जो माइनस होगा उसके अंदर की ओर जाती हैं। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि ये बताती हैं कि आपका विद्युत क्षेत्र कैसा है। समझ में आ रहा है। अगर सपोज करो हमने क्या मान के चला, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से तो निकलती हैं और ऋणात्मक में घुसती हैं, नेगेटिव चार्ज में वो घुस जाती हैं। इसमें क्या होता है, अगर प्लस प्लस चार्ज है, इसके द्वारा एक काल्पनिक कंसेप्ट है, कुछ एक्चुअल में तो है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इससे हमें ना कुछ चीज़ों को सोल्व करने में आसानी हो गई थी। जैसे अब उन्होंने कहा कि भैया धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कैसे, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो ये जो रेखाएं हैं, हम इसको कंसीडर करके चलेंगे, ये ना ये रेखाएं क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। तो आप फिर वो कहने लगे कि भैया पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या कहानी है, फिर वो कहने लगे भैया देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। कैसे, देखो ये ना खींचने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, देखो इसको तो अपनी लाइनें बाहर छोड़नी है, इसको क्या चाहिए, इसे लाइनें चाहिए, तो क्या हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया, तो ये इधर ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फिर ये इसके द्वारा इसकी हेल्प से हमें फायदा होने लगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी चीजें को हमने विद्युत बल रेखाओं की सहायता से हम बता पाए थे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया था। ठीक है, तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। अब मिटा दूं इसे, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, तो विद्युत बल रेखाएं समझ में आ गई ना, तो ये प्लस है, तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं किधर जाएंगी, बाहर की तरफ जाएगी, इसकी तरफ, यानी कि बाहर की ओर जाएगी विद्युत बल रेखा। मैंने क्या क्या, आप विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, तो एक एमसीक्यू बन सकता है, प्लस से बाहर की तरफ निकलेगी और माइनस से अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो माइनस वाला है क्यू माइनस का, और इससे बल रेखाएं किधर की तरफ आएंगी, अंदर की ओर आएंगी।
अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लग रहा है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा E2, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लग रहा है, एक तरह से खींचा तो नहीं हो रहा है, एक इधर से खींच रहा है और दूसरा इधर से खींच रहा है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, एक दूसरे को खींच रही हैं, तो एक दूसरे का क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, यानी कि देखो कितना बल, जो ज्यादा उसमें से दूसरे वाला घटा दो। ज्यादा कौन सा, देखो मैंने कहा था आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर वो ई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, ठीक है। तो इसकी दूरी कम है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, ठीक है, और ये कम है, ये दूर है तो इसकी पावर कम होगी। तो ई टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ ई बराबर आ जाएगा तुम्हारा E1 माइनस E2। समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, दो आवेश हैं, अल्पतम दूरी पर हैं, तो एक निकाय बनाया जिसका नाम आपने विद्युत द्विध्रुव रखा, उसके बीच की दूरी मानी आपने 2L, एक तरफ की L हो गई और दूसरी तरफ की L हो गई, O इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट से x दूरी पर एक बिंदु है P, ठीक है। तो उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र बताना है क्या होगा, ठीक है। तो जो आपका देखो दो आवेश हैं और हमने कहा था जब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि दूसरे आवेश का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा चल प्लेगो, यानी कि इसकी कारण प्लस है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ फेंकेगा, और ये वाला नेगेटिव है तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर की तरफ लेना है। समझ में आ रहा है? तो एक तरह से खींचा तो नहीं हो रही है, एक तो इधर से खींच रहा है, एक दूसरा उधर से खींच रहा है, जो पावरफुल वो खींच लेगा, ठीक है। तो हमने पता था, हमने मैथमेटिकल अपनी कैलकुलेशन कर रखी है पहले ही कि ये अगर दूरी कम है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? और जो अगर दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी कि इतना भी ज्यादा कम नहीं होगा पर कुछ तो कम होगा ना, कुछ तो कम होगा, क्योंकि दूरी बहुत कम है पर कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन E बराबर आ गया E1 माइनस E2। अब आपको E1 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? E1 बराबर आवेश कितना है 1/4πε0, तो आना ही आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी कितनी, आवेश कितना है Q, और बीच की दूरी कितनी है X है, ये तो मिड पॉइंट से X है ना, यहां से कितनी दूरी है 2L है, X माइनस L है, X माइनस L का स्क्वायर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब E2 कितना हो जाएगा आपका Q/X प्लस L का होल स्क्वायर, ये कितना होगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो गया E1 माइनस E2 बराबर, ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, ऊपर वाली में रख दें, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड इसको A मान लेते हैं, एंड इक्वेशन A, ठीक है। कैसे आ जाएगा 0 बराबर 1/4πε0 Q/, बताओ कौन सा लेना है, पहले ये वाला लेना है ना, X माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/X प्लस L का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 1/4πε0 कॉमन आ गया, Q भी बाहर आ गया, तो ये 1/, बच गया X माइनस L, X कैसे बाहर आ जाएगा, कैसे निकाल दोगे X बाहर, ये X है, ये सब रिकॉर्ड होती है, X माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/X प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। इसका ले लो एलसीएम ले लिया, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है। E बराबर Q/4πε0 आ गया, ठीक है। क्या हो गया E बराबर Q/ε0 इंटू, क्या करेंगे एलसीएम ले देंगे, तो ये एलसीएम ले गया तो क्या हो गया X माइनस L का स्क्वायर इंटू X प्लस L का स्क्वायर, ये चला गया इधर X प्लस L का स्क्वायर माइनस X माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगा देंगे, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, ठीक है। Q/4πε0 इंटू ये हो जाएगा X² प्लस Y² L² माइनस 2XL
प्लस, ठीक है, अब माइनस, ठीक है, इसे भी खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया एक्स, इसको एक काम करो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। कैसे किया, ए स्क्वायर, जैसे ए बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम कंडीशन लगाइए, और यहाँ क्या हो रहा है, ये हो गया एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल, ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर है तो पूरे का, तो यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो इसको खोलो अंदर, क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 क्यू इंटू, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये कट गया, ठीक है, और 2 4 हो गया, ए बराबर आ गया 1/4πε0 क्यू इंटू, ये हो गया 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस आवेश को अंदर भेज दो, चार्ज को, ठीक है ना, 1/4πε0 2x बाहर रख दूं, 2x चला गया ना, तो क्यू एल आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर देखो ये आवेश जो इन दोनों के बीच की दूरी है बहुत कम है, एल जो है कम है, यानी कि एल जो है हमारा छोटा है एक्स, एक्स बड़ा है, तो जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर में। या ये कह दो कि एल अगर छोटा है एक्स से तो एल स्क्वायर यानी कि ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, या ऐसे कह दो कि एल बहुत ज़्यादा छोटा है एक्स से, तो किसको अवॉइड कर देंगे आप, एल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो एल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0, ये क्या आ गया x इंटू, ये किस बना रहा है क्या, 2QL, और एक और 2 भी तो था इसमें, 4 है ना, 2 2 4, क्या बना रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहा है क्या, 2QL, यानी कि क्या बन गया आपका 2QL, यानी कि P बन गया ना, अपॉन क्या हो जाएगा, ये x की पावर 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक कट गया, तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन यानी कि 2P अपॉन आर क्यूब की जगह क्या कर देंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आया, यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से। चलो जी, क्या करना है, कल हमने अक्षीय स्थिति के बारे में बात की थी, आज निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता निकालेंगे। एक क्वेश्चन पक्का है, बोर्ड में आपको मिलेगा ही मिलेगा, अक्षय का मिल जाए या निरक्षय का मिल जाए, विद्युत क्षेत्र पूछ ले या विद्युत विभव पूछ ले, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है अच्छा खासा, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने क्या किया था, 2 आवेश माने थे, उसके यहाँ कहीं पॉइंट P माना था, विद्युत क्षेत्र यहाँ आया था तुम्हारा E निकल के, कितना आया था, E बराबर 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। एक बात, हमेशा अगर वैद्युत द्विध्रुव ले रहे हो तो यहाँ आर क्यूब आएगा, ठीक है, और अगर आप विद्युत विभव लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, यानी कि V जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, V के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, और E जो प्रोपोर्शनल होगा वो होगा 1/r क्यूब के। इसमें कंफ्यूजन कोई होगा नहीं, ठीक है। तो
अगर द्विध्रुव है तो आर स्क्वायर लेना है और यहाँ क्यूब लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रहेगा। अब बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति अक्षय मतलब उसी के अक्ष पे था, निरक्षीय मतलब उस अक्ष पे नहीं होने वाला। कहाँ जाएगा? मान लिया ये एक आपका वैद्युत द्विध्रुव है, एक पे मान लेता हूँ माइनस क्यू, एक पे मान लेता हूँ मैं आवेश प्लस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी में मान लेता हूँ कितनी है? 12 है। इसका जो मिड पॉइंट है वही पुराने तरीके से O है। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? L हो गई, ये भी आपकी L हो गई। ठीक है, L होने के बाद यहाँ इसका इसके मिड पॉइंट के ऊपर की साइड, मिड पॉइंट के ऊपर की साइड आपने क्या किया? यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट को वही पुराना P मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब आपने क्या किया? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की तरफ जाएगी? अंदर की तरफ आनी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की तरफ आ रही है? अंदर की तरफ। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की तरफ जाएगी? बाहर की ओर। प्लस के कारण बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की तरफ जाती है? बाहर की ओर। अब क्या हो रहा है? ऐसे बन रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ E1 है, Q1 वाले के कारण इसको चार्ज A मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 हो गया, माइनस मतलब प्लस क्यू के कारण तो E1। ठीक है, और माइनस के लिए मान लेते हैं हम E2। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली हो क्या रहा है? थ्योरी तो इसी तरीके से लिखनी है। हाँ, डायग्राम को देख के ही लिखना है, वो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे है। तो अब इनका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा क्या है? एक कोने पे दोनों लग रही है, दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं? कोने पे लग रहे हैं। तो इसके लिए आपको कंपोनेंट को तोड़ना आना चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट को कैसे तोड़ते हैं आप देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक साइड नहीं जा रहा, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, आप कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला थीटा है, ये इसके पैरेलल होगी, ये वाली लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी, तो ये वाला भी थीटा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, सपोज करो यहाँ रिजल्टेंट आ जा रहा है और इधर वाले से थीटा वो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये वाली जो साइड होगी इसे कहेंगे R cos थीटा। जिधर थीटा उधर कोस थीटा। ठीक है, जिधर थीटा नहीं है उधर बन गया तुम्हारा R sin थीटा। याद रहेगा? तो यहां से देखो, अब इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे अलग अलग में। क्या करेंगे? ऐसे तोड़ेंगे, टूट गया। तो इधर थीटा है तो इधर भी आपका क्या बन जाएगा? कोस थीटा। यहाँ थीटा है तो मैंने आपको क्या बताया? जिधर थीटा है उधर कोस थीटा, आंख बंद करके ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका R cos थीटा। तो आपको अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? R sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 180 होता है टोटल। ठीक है, 180 बराबर होगा किसके? इसके और इस एंगल के। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये एक तो हो गया तुम्हारा 90, एक हो गया तुम्हारा थीटा, और उसको मैं मान लेता हूँ एंगल P। ठीक है, तो एंगल P कितना आ जाएगा? एंगल P बराबर आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझो टोटल का सम क्या होना है? एंगल ये वाला एंगल O, ये तो रहा 180। देखो अब सुनो, ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले आओ। एंगल A बराबर हो गया तुम्हारा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला कितना एंगल हो गया? ये वाला दिख रहा है, ये वाला कितना हो जाएगा? R देखो कोस ही ले लो, देखो कोस ही ले लो तुम। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा आ जाएगा, जिधर थीटा है उधर कोस थीटा मानना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ये वाली साइड जो हो गई, ये हो गया R cos 90 माइनस थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको हटा के क्या रख दूं? R sin थीटा। समझ में आया? जब इधर से R sin थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा? इधर तुम्हारा R cos थीटा हो जाएगा, R cos थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
आपने क्या किया, आर को E1 E2 से रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि आपकी इंटेंसिटी अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, E2 इसके कारण है तो E2 कोस थीटा, और ये इधर की तरफ है तो E2, ये E2 साइन थीटा। इस वाले के कारण E1 है तो ये E1 साइन थीटा, और ये है E1 कोस थीटा। अब आप देखो ये ना इसके अपोज कर रही है, क्या कर रही है, एक दूसरे से ऐसे खींचने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि चार्ज सेम है, क्योंकि चार्ज आवेश क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस भी बराबर है क्या, देखो एक बार, देखो ये वाले अगर x मान लो तुम, ये l है तो ये अंडर द रूट पाइथागोरस, तो हमसे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जानी चाहिए, क्योंकि दो ही चीज पर तो निर्भर कर रही है, क्या है ई बराबर होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इससे ये कट जाना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों इंटेंसिटी समान है, तो ये E1 देखो, ये जो एक दूसरे का अपोज कर रही है, तो ये तो से कट ही जानी है क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट में है और सेम इंटेंसिटी है, तो जहाँ है वहीं रुकी रहेंगी। समझ में आ रहा है, जैसे एक रस्सा में ऐसे खींच रहा, और हाँ ये तो आपस में काट रही है एक दूसरे को, तो कौन सा बचा हुआ है, ये E1 और E1 कोस थीटा, क्योंकि E1 बराबर E2 है, तो नेट E बराबर, दोनों एक ही तरफ लगे हुए हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि E1 बराबर E2 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, E1 कर दो दोनों को, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा, एक ये रहा जोड़ हो रहा है, ऐड हो रहे हैं ना, तो दो हो गए, तो ये कितना हो गया, 2E1 कोस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू पता है आपको, E1 की वैल्यू अभी निकाली है आपने, कोस की वैल्यू बची हुई है, कोस की वैल्यू अभी निकाल देते हैं, ठीक है। देखो ट्राइंगल ले लो, ये वाला ले दिया, इसको मिटा दो इधर से, इससे, ठीक है। अब ये ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इधर थीटा है, इधर x है, इधर l है, इधर अंडर द रूट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये थीटा, तो इसके सामने वाला कौन, लंब, क्या है ये, लंब है, ये क्या हो जाएगा, आधार है, l है ना ये, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अच्छा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, बोल, कोस थीटा बराबर होता है तुम्हारा आधार बटे, हाँ आधार बटे कर्ण, यानी कि L अपॉन अंडर द रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, जो कोस थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी, तो कोस थीटा की वैल्यू भी आपके पास है, ये वाले भी आपके पास है, तो दोनों की वैल्यू रख दूं, ईट क्या हो जाएगा, ई टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू E1 कितना है, ये राजी 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनटू, अब इसकी कोस की वैल्यू कितनी है, वो रही वहां से, L अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अब क्या कर देंगे, अब देखो ये L इसके पास चला जाएगा, ये इसकी सेम पावर है, क्या हो रहा है, एक ही पावर m है और एक ही पावर n है, तो दोनों बेस यानी कि लोग m प्लस n हो जाएगा, m n नहीं होगा, m प्लस n हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ तक आया समझ में, तो क्या आ जाएगा, E बराबर 2 इंटू Q L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नुक्का नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा पावर, 3/x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, Q है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा देख इसकी, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं,
कंफ्यूजन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो तुम कहना चाहते हो इससे ये उठ जाएगा, दोनों से, इससे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप होल स्क्वायर से उड़ाएंगे। जैसे अब वो सपोज करो ये वाला हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट है, इससे कट सकता है ये, पर अंदर वाले से नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब ये वाली दिक्कत लग रही है तुम्हें, कौन से वाली, अंडर द रूट। एक तो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है। ठीक है, तो रूट को क्या कर सकते हैं, 1/2 पावर कर देंगे, इसको हटा दूं 1/2 लगा दूं। ठीक है, अब ये वाला बेस वो दोनों सेम है और इनकी जो पावर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, 2QL आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखा हुआ लग रहा है क्या, P है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या हो, वही वाली कंडीशन, अगर L ग्रेटर हो, L लेस हो किससे, x से, तो L स्क्वायर वो ज़्यादा लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, कम हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे, L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, E बराबर क्या आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर आ गया इंटू 3/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, तो E कितना आ जाएगा यहाँ, E बराबर आ गया तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 2 से 2 कटा ना, तो ये हो गया x³। तो क्या आ गया, निरक्षीय स्थिति में, सिद्ध नहीं हो गया, ये निकल के आया, ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।